तो इस लेक्चर में अब हम यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इतने तरह के स्पीशीज़ हैं हमारे पास, इसका क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी इकोसिस्टम के लिए। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज़ Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. क्या ये जो डाइवर्सिटी इतनी है, इससे रियली कुछ फ़र्क पड़ता है इकोसिस्टम की फंक्शन पे? ये एक क्वेश्चन है जिसे इकोलॉजिस्ट्स कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाए। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर सुटेबल दैन दोज विद लेस स्पीशीज। बहुत डिकेड्स तक इकोलॉजिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि वो स्पीशीज जिनमें वो कम्युनिटीज़ जिनमें स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ मोर होती है, वो जनरली ज़्यादा सुटेबल होते हैं कंपेयर टू द कम्युनिटीज़ जिनमें लेस स्पीशीज़ होती हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सुटेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? अब ये सुटेबिलिटी है क्या चीज़? ए सुटेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस नेचुरल और मैन मेड। अगर कभी कभार कोई डिस्टर्बेंस आती है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो ये उसको रेजिस्ट करना चाहिए या रेजिलियंट फिर से वापस अपने ही हिसाब में आना चाहिए आफ्टर सम डिस्टर्बेंसेस। एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़। और अगर एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन होता है, कोई बाहर से आने वाली स्पीशीज़ इन्वेड करती है, उस कम्युनिटी को अटैक करती है, तो ये उसके भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो भी ये नहीं करना देना चाहिए। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community. हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये चीज़ें किस तरीके से स्पीशीज़ रिचनेस जो कम्युनिटी में होती है उससे रिलेटेड है, यानी ये सुटेबिलिटी किस तरीके से इस स्पीशीज़ रिचनेस के रिलेटेड है। बट डेविड टिलमैन's लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। लेकिन जो डेविड टिलमैन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वो हमें कुछ आंसर्स दे रहे हैं। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज़ शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। टिलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें उसने पाया था कि वो प्लॉट्स जिनमें ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती थी उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशन, बायोमास में वेरिएशन कम आती थी, यानी कि तकरीबन हर साल ही सेम ही बायोमास बनता था। He also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये भी दिखाया था कि जब डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज डाइवर्सिटी, उससे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उस कम्युनिटी की। Although we may not completely understand how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. अगरचे हमें डायरेक्टली नहीं पता क्या रिलेशन है स्पीशीज़ रिचनेस किस तरीके से इकोसिस्टम के वेलबींग के लिए बेटर है, लेकिन हमें ये तो पता है पक्का कि ये ना सिर्फ इकोसिस्टम हेल्थ के लिए बल्कि ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। क्या चीज़? बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होना। एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज़ एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ ए फ्यू स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट? क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है अगर कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो भी जाएं तो? वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ द ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ if one of its tree frog species is lost forever? How is it affecting quality of life affected if, say, instead of 20,000 we only have 15,000 species of ants on earth?
यही क्वेश्चन है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी का फ़र्क पड़ता है हम पे। तो इसी चीज़ के लिए देर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नाइव क्वेश्चंस, बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस का, लेकिन हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ किसने किया था? यूजर बाय स्टैनफोर्ड। एक एनालॉजी दी थी किसने? रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, ये दी थी एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट ने, पॉल एरलिच। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पॉल एरलिच, उसने कहा क्या था? इन एन एयरप्लेन, जिसे उसने एयरप्लेन को उसने एक इकोसिस्टम की तरह लिया था, ट्रीट किया था। कंसिडर दैट एन एयरप्लेन इज एन इकोसिस्टम, ऑल पार्ट्स आर जॉइनेड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्टस स्पीशीज। इसके सारे पार्ट्स डिफरेंट तरह के, हजारों तरह के रिवर्ट से, हजारों रिवर्ट से जुड़े होते हैं। और ये रिवर्ट्स जो है ये क्या है? ये स्पीशीज की तरह हैं। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग ए रिवर्ट टू टेक होम, काजिंग ए स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली। अगर हर एक पैसेंजर एक एक रिवर्ट अपने साथ घर ले जाए, यानी कि उस एनालॉजी में उसका मतलब यह है कि एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करी, एक रिवर्ट उसने अपने साथ लिया, यानी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो पहले तो इससे फ्लाइट की सेफ्टी पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा पहले, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम्स ठीक ही रहेगी, उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं आएगा। बट एज मोर एंड मोर रिवर्ट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा रिवर्ट्स रिमूव होंगे तो प्लेन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली वीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ। फर्दर मोर विच रिवर्ट इज रिमूव्ड मे आल्सो बी क्रिटिकल। इसी तरीके से कौन सा रिवर्ट रिमूव हो गया है ये भी क्रिटिकल है। लॉस ऑफ रिवर्ट्स ऑन द विंग्स की स्पीशीज दैट ड्राइव द मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवर्ट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन। अगर लॉस ऑफ रिवर्ट्स हो जाए विंग्स पे, यानी कि एनालॉजी में उसका मतलब ये है कि जो की स्पीशीज सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है जो कि मेजर इकोसिस्टम की फंक्शंस करते हैं, अगर वो लॉस हो जाए तो वो ज़्यादा बड़ा सीरियस थ्रेट है कंपेयर टू अगर कुछ रिवर्ट्स सीट्स पे या विंडोज़ पे लिए जाएंगे, वो पैसेंजर लेगा तो उससे उतना नहीं आएगा जितना कि की स्पीशीज़, जब इस विद एनालॉजी जितना की, अगर की स्पीशीज़ कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हम इकोसिस्टम से निकालेंगे तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा फर्क पड़ेगा कंपेयर टू सम रैंडम स्पीशीज़ विच इज़ नॉट एज मेजरली प्लेइंग रोल इन द इकोसिस्टम एज द की स्पीशीज़, राइट। उसके बाद आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. अगरचे इसमें शक है कि क्या नई स्पीशीज ऐड होती है थ्रू स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज बनना बेसिकली इवोल्यूशन से। अगरचे इसमें डाउट है कि क्या नई स्पीशीज़ वाकई बन रही है जो कि अर्थ की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ऐड हो जाएंगी, लेकिन इस बात में तो कोई डर नहीं है कि लॉस तो होता ही है पक्का। स्पीशीज़ जो हम ऑलरेडी हैं वो लूज हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। The biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. जो हमारे प्लानट की बायोलॉजिकल वेल्थ यानी डिफरेंट स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ है, ये तो रैपिडली डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एंड डेफिनेटली इसका जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन्स इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। जो कॉलोनाइजेशन हुई है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स की, जो पैसिफिक में आइलैंड्स है ना, पैसिफिक आइलैंड्स, उनकी जब कॉलोनाइजेशन हुई यानी कि जब वहाँ पे लोग
आपने कॉलोनाइज किया उस एरिया को, जब वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव, उससे कहा जाता है कि एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, वहाँ पे जो 20,000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स वहाँ के बर्ड्स है उनकी एक्सटिंक्शन हो गई, वो ख़त्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। द IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म याद रखना। द IUCN रेड लिस्ट 2004 का जो रेड लिस्ट है, डॉक्यूमेंट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ, उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी इन जिनमें से 338 वर्टेब्रेट्स हैं, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है वो वाले, 259 इनवर्टेब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स है। इन द लास्ट, ये सिर्फ पिछले 5 सेंचुरीज में हुआ है, इन द लास्ट 500 ईयर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड, जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए, डोडो मॉरिशियस, कॉगा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, Steller sea cow Russia, and 3 subspecies Bali Javan Caspian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. पिछले सिर्फ 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज का डिसअपियरेंस हुआ है। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स shows that extinctions across taxa are not random। जब हम केयरफुली इस एक्सटिंक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा एक्सटिंक्ट हुआ है, कहाँ कम हुआ है, तो हमें ये दिखता है कि एक्सटिंक्शंस across the taxa are not random, ये रैंडम नहीं है। Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction। कुछ ग्रुप्स जैसे कि एम्फीबियंस जो हैं वो ज़्यादा vulnerable हैं एक्सटिंक्शन के, यानी कि उन्हें ज़्यादा खतरा है, अफेक्ट वो ज़्यादा होते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस इज़ द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जो 15,500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड इन्हें फेस है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, or 31% of all angiosperm species in the world face the threat of extinction. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing has also happened earlier. क्या है कि इस तरीके के जो लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज है ये पहले भी हो चुके हैं, जब हम हिस्ट्री ऑफ अर्थ पढ़ते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू। इवन बिफोर ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द सीन, ह्यूमन्स से पहले भी, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड greater than 3 billion years since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species। 5 दफ़ा ऐसा पहले हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मतलब 5 दफ़ा ये एक्सटिंक्शन पे हुए थे, वेरी लार्ज के लॉस ऑफ स्पीशीज़ हुए थे इससे पहले भी। हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन जो कि प्रेजेंटली है इन प्रोग्रेस, ये किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स? क्यों ये पिछले 5 एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन से डिफरेंट है? वो इसलिए क्योंकि द डिफरेंस इज़ इन द रेट्स, द करंट स्पीशीज, द डिफरेंस इज़ इन द रेट्स। ये डिफरेंस है कहाँ पे? ये असल में रेट्स में, यानी कि कितना तेज़ी से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन हो रहा है उस रेट में डिफरेंस है। जो करंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। जो आजकल के स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन रेट है जो इस 6th एक्सटिंक्शन पे में हो रही है, वो तकरीबन 100 से 1000 गुना ज़्यादा है दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स जब एक्सटिंक्शंस हुए थे। एंड दैट आवर एक्टिविटीज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रेस्पॉन्सिबल है किस लिए? फास्टर रेट्स के लिए।
इस 100 to 1000 टाइम्स जो ये रेट फास्टर हो चुकी है। इकोलॉजिस्ट्स वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ might be wiped out within the next 100 years। इकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि अगर यही रेट रहा स्पीशीज लॉस का तो तकरीबन अगली सदी में यानी कि नेक्स्ट 100 years में वी कैन लूज हाफ ऑफ आवर स्पीशीज ऑन अर्थ। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू, क्या क्या असरात हो सकते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, एक तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है, जो ये प्रोड्यूस बायोमास करते हैं वो कम हो जाएगी अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल परटर्बेशंस, जो सच एज ड्रॉट, जो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस आती हैं जैसे कि ड्रॉट आता है तो उस लोअर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि ये वो कम्युनिटी जिसमें जब बायोडाइवर्सिटी कम होती है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी ऐसी डिस्टर्बेंस एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस से। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वेरिएबिलिटी आ जाएगी यानी कि बहुत वेरी करेगा क्या, सच एज बहुत इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, यानी कि ईयर टू ईयर प्लांट प्रोडक्टिविटी वेरी करेगी। वाटर यूज़, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ये चीज़ें वेरी करेंगे अगर ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया तो।